किसान आंदोलन के कारण के अंतर्गत अभी तक लाख बागों के कारण विभिन्न रूप पड़े। 19वीं शताब्दी में किसानों की स्थिति में तेजी से परिवर्तन आने लगा। ब्रिटिश प्राधिकारियों के प्रयत्नों के फलस्वरूप सामंतों की चाकरी को रोकड़ रकम की अदायगी में परिवर्तित किया जाने लगा। इस चाकरी को रोकड़ रकम में जब वसूल किया जाने लगा तो इससे स्थितियां परिवर्तित हो गई। इसके अलावा राजकीय न्यायालय में भी सामंतों को अब स्टाम्प शुल्क देना पड़ता तथा वकील, कोर्ट्स आदि द्वारा सामंतों पर जुर्माना लगाया जाने लगा। इन सब कारणों से सामंतों को धातु मुद्रा की आवश्यकता बढ़ गई। सामंतों की चाकरी को रोकड़ रकम की अदायगी में परिवर्तित करने से सामंत और उनकी रैयत के बीच अलगाव पैदा हो गया। पूर्व में सामंत को बाह्य आक्रमण के विरुद्ध तथा राज्य की राजधानी में अपनी निश्चित अवधि की चाकरी के लिए अपनी रैयत के सहयोग की आवश्यकता थी, इसलिए वह अपनी रैयत और किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था। लेकिन चाकरी के रोकड़ रकम में वसूलने की वजह से अब उसे किसानों के सहयोग की आवश्यकता नहीं रही, अतः उनके प्रति अब उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। सामंतों के रहन सहन में परिवर्तन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामंतों के रहन सहन में भी भारी परिवर्तन आने लगा। ब्रिटिश सत्ता से संध्या होने के फलस्वरूप युद्धों का खतरा अब लगभग समाप्त हो चुका था। राजाओं के राज्य तथा सामंतों की जागीरें सुरक्षित हो चुकी थीं, अतः राजा और सामंत विलासी हो गए। कुछ सामंतों को नई पीढ़ियां अब मेयो कॉलेजों में पढ़ने लगी, जो पाश्चात्य जीवन पद्धति की ओर आकृष्ट थी। पश्चिमी शैली की वेशभूषा, खान पान, ब्रिटिश अधिकारियों के आगमन पर उनकी पश्चिमी शैली की व्यवस्था तथा अंग्रेजी शराब का प्रचलन आदि ऐसी घटनाएं थी जिसका सामूहिक प्रभाव उनके रहन सहन पर भी पड़ा। विलासिता तेजी से बढ़ रही थी और इन विलासिता के लिए उन वस्तुओं की आवश्यकता थी जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त सामंतों ने राज्यों की राजधानियों में भी अपनी हवेलियां बनानी प्रारंभ कर दी। कुछ सामंतों ने अपने ठिकाने में ही अपने महलों को पश्चिमी शैली के फर्नीचरों तथा अन्य सामग्री से सजवाना प्रारंभ कर दिया। इस नई जीवन पद्धति के लिए जो नई आवश्यकताएं उत्पन्न हुई वे केवल धातु मुद्रा से ही प्राप्त की जा सकती थी। इसलिए 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सामंतों ने अपनी रैयतों पर नई लागतें लगाना प्रारंभ कर दिया। ये नई लागतें नई खर्चों को जुटाने के लिए थी। इस प्रकार राजाओं और सामंतों की बढ़ती विलासिता के खर्चे का बोझ किसानों पर लादा जाने लगा। राजाओं और सामंतों की आवश्यकता निरंतर बढ़ती रहती थी और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे किसानों का शोषण करने लगे। उल्लेखनीय यह भी है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान के अधिकांश सामंत ऋणी भी हो रहे थे और साथ ही वे किसानों पर लागतें और विभिन्न प्रकार के करों का बोझ बढ़ा रहे थे। जनसंख्या का अधिकाधिक भाग का कृषि पर निर्भर होना। किसानों के बढ़ते हुए शोषण का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण ये था कि जनसंख्या का अधिकाधिक भाग कृषि पर निर्भर था। अन्य साधनों पर निर्भरता कम थी। कृषि पर बढ़ती हुई निर्भरता कृषि श्रमिकों की थी, जो अन्य व्यवसायों से विस्थापित होकर कृषि की ओर आ रहे थे। कृषि पर निर्भर होने वाले लोगों की यह बढ़ती हुई भीड़ अपेक्षाकृत कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार थे। सामंत जो पहले किसानों के अन्यत्र चले जाने से चिंतित रहते थे, अब कृषि श्रमिकों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहने के कारण किसानों के प्रति और कठोर व्यवहार करने लगे। पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रमिक उपलब्ध होने से सामंतों अथवा राज्य द्वारा किसानों का शोषण स्वाभाविक ही था और इस शोषण का भार उन किसानों पर भी पड़ रहा था जो परंपरागत रूप से कृषि कार्य पहले से ही कर रहे थे। खालसा भूमि क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त होने के कारण वह अतिरिक्त कृषि श्रमिकों के लिए काम उपलब्ध रहता था, इसलिए विस्थापित श्रमिकों के लिए काम प्राप्त करने का स्थान जागीर क्षेत्र था। खालसा क्षेत्र की अपेक्षा इसीलिए जागीर क्षेत्र में किसानों का अधिक शोषण हुआ। पुराने किसान खेती छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे क्योंकि आय के अन्य स्रोत सूख रहे थे और नए श्रमिक किसी भी कीमत पर काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालना चाहते थे। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण नई लागतें लगाने के लिए प्रोत्साहित हुए सामंत। किसी ठिकाने में लागतें लगाने का कोई भी निश्चित नियम नहीं था। सामंत अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे अपनी रैयत पर नई लागतें लगा सकता था। जैसे जयपुर राज्य में
शेखावाटी के ठाकुरों ने जब मोटर कार खरीदी तब उसका खर्च कृषकों से वसूल करने के उद्देश्य से मोटर लाग लगा दी, जबकि शेखावाटी के कृषक 30 प्रकार की लागतें पहले से ही दे रहे थे। 1922 में बिजोलिया किसान पंचायत ने राजपूताना के एजीजी को 74 प्रकार की लाग बाग की सूची प्रस्तुत की जो बिजोलिया के किसानों से वसूल की जा रही थी। बेगू के किसानों के भू राजस्व के अतिरिक्त 59 प्रकार की लाग बाग वसूल की जाती थी। इसी प्रकार राजस्थान के सभी राज्यों में तथा वहाँ की जागीरों में लाग बागों की संख्या भिन्न थी। 20वीं शताब्दी के प्रथम 3 दशकों में किसानों का शोषण अपनी चरम सीमा पर था। जागीर क्षेत्रों में सामंतों का निरंकुश शासन। इस आंदोलन का एक अन्य कारण था कि राजस्थान के जागीर क्षेत्रों में सामंतों का निरंकुश शासन था। सामंतों द्वारा किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। किसानों की बुरी तरह पिटाई करना आम बात थी। सामंत किसानों के विरुद्ध अपने दीवानी, फौजदारी और न्यायिक अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। किसानों की महिलाओं तक की पिटाई में वे संकोच नहीं करते थे। सामंत का प्रत्येक व्यय किसानों से वसूल किया जाता था। किसान की कोई वस्तु लाग बाग से मुक्त नहीं थी। किसान अपनी फसल का लाटा अथवा कूता होने से पहले खेत से धान का एक दाना भी नहीं ले सकता था। यदि ऐसा करता हुआ पाया जाता तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता था। अपने खेतों से घर लौटती हुई किसानों की स्त्रियों की तलाशी ली जाती थी। इस प्रकार किसान अपनी स्त्रियों की इज्जत की सुरक्षा करने में भी असमर्थ थे। 28 दिसंबर 1948 पूगल बीकानेर के किसानों ने बीकानेर के प्रधानमंत्री, जो उस समय दीवान कहा जाता था, को शिकायत की कि वहाँ का पट्टेदार किसानों की बहु बेटियों को बलपूर्वक उठा ले जाता है। किसानों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल करना, उनके मकानों से उन्हें निकालकर सामान को बाहर फेंकवा देना जागीरों में आम बात थी। चूँकि जागीरों में भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ था, अतः सामंत मन चाह लगान वसूल कर लेता था और लगान लेने के बाद जो कुछ बचता वह लागतों के रूप में लिया जाता था। इस प्रकार वर्ष भर खाने के लिए किसान के पास कुछ नहीं बचता था और जागीरों में कानून नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। इन्हीं परिस्थितियों में किसानों द्वारा आंदोलन की राह पकड़ना स्वाभाविक था। समसामयिक परिस्थिति में कृषि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य बढ़ना और गिरना भी किसान आंदोलन का एक कारण था, क्योंकि किसान दोनों ही स्थितियों में घाटे में रहता था। मूल्य गिरने पर उनकी बचत का मूल्य बहुत कम रहता और मूल्य बढ़ने पर उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि सामंत लगान जिन्स यानी अनाज के रूप में लेता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण किसानों की स्थिति बिगड़ी। व्यापारिक फसल की खेती कम होने से किसानों की धातु मुद्रा की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही थी और उनकी इस बिगड़ती हुई हालत में भी सामंतों ने उनका शोषण जारी रखा। जागीरी और खालसा क्षेत्र में किसानों की स्थिति में अंतर था। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक खालसा क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त हो चुके थे और किसानों द्वारा दिया जाने वाला लगान निश्चित हो गया था। खालसा क्षेत्र के किसानों की स्थिति अन्य कारणों से खराब हुई। वे महाजनों के फंदों में भी फंसते जा रहे थे। फिर उनका वैसा शोषण नहीं हो रहा था जैसा जागीर क्षेत्रों में। इसलिए जागीर क्षेत्र के किसान खालसा क्षेत्र के किसानों को अधिक भाग्यशाली समझते थे और खालसा क्षेत्रों की भांति जागीरों में भी भूमि बंदोबस्त करवाना चाहते थे। जागीर क्षेत्र के किसानों की दयनीय दशा 3 कारणों से और अधिक थी। लगान वसूली बहुधा जिन्स में होती थी और जागीरदार को लगान बढ़ाने का पूरा अधिकार रहता था। दूसरा, लागतों और बेगारों के कारण जागीरदारों द्वारा किसानों का दोहन किया जाता था। और तीसरा, शासकों द्वारा जागीर क्षेत्रों के मामलों में प्राय हस्तक्षेप नहीं किया जाता था तथा ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में होता था। जागीर क्षेत्र के किसानों का असंतोष जागीरदार के विरुद्ध होता था। खालसा क्षेत्र में किसान एक संस्थागत अथवा अवैयक्तिक पद्धति के अधीन पिस रहे थे। फिर भी जागीर क्षेत्र के किसानों से वे 2 प्रकार से सुखी थे। पहली, उनकी लगान की मात्रा निश्चित थी और दूसरी, लागतों और बेगारों से अपेक्षाकृत मुक्त थे। फिर भी जागीर और खालसा क्षेत्र के किसानों में प्रचलित व्यवस्था के प्रति घोर असंतोष था और इस असंतोष ने आंदोलन का रूप धारण कर लिया था।